जय हिंद सभी हमारे प्यारे मित्रों, सभी का जीके जीएस ट्रेंडिंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम दोस्तों आप लोगों के साथ हिस्ट्री का प्रश्न लेकर के आए हैं और इसमें दोस्तों ये जो ग्रुप डिस्कशन हो रहा है दोस्तों हिस्ट्री का, ये आगामी किसी भी एग्जाम के लिए दोस्तों, जैसे कि बिहार सचिवालय भी होने वाला है, ठीक है, आपका झारखंड सचिवालय, ठीक है, और आपका बीपीएससी, जेपीएससी, ठीक है, अन्य जो भी आपका कॉम्पिटिटिव का एग्जाम होगा उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है, और वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों। आपको वादा है दोस्तों कि आपको ये समझ में आएगा और आपका जो हिस्ट्री का प्रश्न है वो क्लियर भी हो जाएगा, ठीक है। तो जो भी दोस्तों चैनल पे नए होंगे आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों मगध साम्राज्य का उत्कर्ष के साथ, ठीक है। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष के साथ जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को पूरा करने का प्रयास करेंगे दोस्तों आप लोग के साथ, ठीक है। समझ में आए दोस्तों तो आप एक बार लाइक कमेंट कर दीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न है कि कौन सा मगध शासक वैशाली की प्रसिद्ध नृत्यांगना आम्रपाली के प्यार में पड़ गया था? अजातशत्रु। कौन है दोस्तों? अजातशत्रु। अजातशत्रु। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा तो कमेंट करके आप लोग भी आंसर करिएगा कि जो अजातशत्रु है दोस्तों, अजातशत्रु वे प्रसिद्ध नृत्यांगना आम्रपाली के प्यार में पड़े थे। किसके प्यार में? आम्रपाली के प्यार में। जी हाँ, तो हम लोग प्यार के साथ स्टार्ट करेंगे दोस्तों इस प्रश्न का, ठीक है, कि मगध शासक वैशाली की प्रसिद्ध नृत्यांगना आम्रपाली के प्यार में पड़ गए। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि हर्यक राजवंश का संस्थापक कौन थे? बिंदुसार। बिंदुसार। कौन थे? बिंदुसार। बिंबिसार। कौन? बिंबिसार। बिंबिसार। कौन होते हैं? बिंबिसार। जी हाँ, तो बिंबिसार और बिंदुसार दोनों अलग अलग कंफ्यूजन है दोस्तों, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, बिंदुसार अलग है, बिंबिसार अलग है। तो हर्यक राजवंश के जो संस्थापक है बिंबिसार होते हैं। कौन होते हैं? बिंबिसार। यह प्राचीन भारत का पहला शासक था जिसने कि सर्वप्रथम अस्थायी सेना का गठन किया था। तो वही मध्यकालीन इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी पहला शासक था जिसने कि सर्वप्रथम अस्थायी सेना का गठन किया था। जी हाँ, कौन करते हैं? बिंबिसार करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न देखिएगा कि हाथी गुफा के शिलालेख किस राजा को प्रमाणित करता है? बताइए। खारवेल राजा। कौन सा? खारवेल राजा। जी हाँ दोस्तों, हाथी गुफा के शिलालेख दोस्तों खारवेल राजा को प्रमाणित करते हैं। याद इसका डिस्क्रिप्शन सुनिएगा कि हाथी गुफा नामक अभिलेख खारवेल को प्रमाणित करता है। खारवेल कलिंग का राजा था दोस्तों। कहाँ का राजा था? कलिंग का। और कलिंग का जो क्षेत्र है दोस्तों आज का कौन सा क्षेत्र माना जाता है? उड़ीसा का क्षेत्र। जी हाँ दोस्तों, तो कलिंग वर्तमान समय में उड़ीसा में स्थित है। अगला प्रश्न है कि कौन से मगध ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र बनाई थी? कौन किया था? उदयन। नहीं, काकवर्णन। कौन है? कालाशोक। कालाशोक इसको बोला जाता है, ठीक है, कालाशोक भी इसको बोला जाता है और कालाशोक से ही यह प्रसिद्ध है दोस्तों। तो कालाशोक जो है दोस्तों वो अपनी राजधानी को कहां से कहां स्थानांतरित किया था? राजगिरी से पाटलिपुत्र। जी हाँ, तो राजगिरी से पाटलिपुत्र। इसको काकवर्णन क्या कहा जाता है? काकवर्णन भी इसको कहा जाता है। किसको काकवर्णन कहा जाता है? कालाशोक को। जी हाँ, तो कालाशोक को काकवर्णन कहा जाता है और यह अपनी राजधानी राजगिरी यानी राजगीर जिसको बोला जाता है दोस्तों, ठीक है, वहां से पटना यानी कि पाटलिपुत्र लेकर के गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि खारवेल प्रथम शताब्दी ईस्वी की एक प्रसिद्ध राजनीतिक हस्ती किस देश का शासक था? बताइए, कहाँ के था? मगध का। कहाँ के था? कलिंग का। जी हाँ दोस्तों, खारवेल प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व की एक प्रसिद्ध राजनीतिक हस्ती था दोस्तों और वह कलिंग का शासक था, उड़ीसा का शासक था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? बताइए। जी हाँ, तो मगध की जो प्रथम राजधानी थी दोस्तों गिरिब्रज बोलिए या फिर राजगिरी बोलिए, ठीक है। अगला प्रश्न है कि नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश? कौन? मौर्य वंश। जी हाँ दोस्तों, नंद वंश के बाद मगध पर मौर्य वंश ने शासन किया था। कौन सा वंश? मौर्य वंश। अगला प्रश्न है दोस्तों कि शिशुनाग वंश का कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। कालाशोक। कौन है दोस्तों? कालाशोक। चलिए अगला प्रश्न कि अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? अजातशत्रु मौर्य वंश। नहीं, हर्यक वंश। जी हाँ, तो अजातशत्रु हर्यक वंश का था। किस वंश का था? हर्यक वंश का था। ठीक है। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है? नाम सुनिए, ठीक है। गिरिब्रज रहा है, पाटलिपुत्र रहा है, राजगिरी
रहा है। ठीक है, कौशाम्बी कौशाम्बी नहीं रहा है। नहीं रहा है। बताइए कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के पर्यटन कौशाम्बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश, जी हाँ दोस्तों, कौशाम्बी एक ऐसा जगह है दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों के लिए क्या है, फेमस है दोस्तों, दोनों से रिलेटेड है, दोनों से वो संबंधित है। बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि जैन धर्म से और बौद्ध धर्म से संबंधित कौन सा जगह है, राजगिरी है, पाटलिपुत्र है, कौशाम्बी है, तो आपको क्या मारेंगे, कौशाम्बी। बताइएगा अगला प्रश्न कि अरबियों ने मुल्तान को क्या नाम दिया था, ऑप्शन, ठीक है, चांदी नगरी बोला था, सौंदर्य नगरी बोला, संपदा नगरी, गुलाबी नगरी, स्वर्ण नगरी, कौन सा, जी हाँ, तो स्वर्ण नगरी बोलते हैं, कौन बोलते हैं स्वर्ण नगरी, मुल्तान ने, नहीं अरब बोलते हैं, अरब ने मुल्तान को, मुल्तान कहाँ पे है, पाकिस्तान में दोस्तों, पंजाब से सटा हुआ क्षेत्र मुल्तान के नाम से, पूरा पहले पंजाब को ही मुल्तान कहा जाता था। ठीक है, तो अरब जो है मुल्तान को स्वर्ण नगरी के नाम से जानते हैं, मैंने कहते हैं स्वर्ण नगरी। अगला प्रश्न कि मगध के किस प्रारंभिक शासक के राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया, जी हाँ अजातशत्रु, जी हाँ दोस्तों, अजातशत्रु ऐसा नेता था, ऐसा दोस्तों शासक था जो कि अपने पिता की भी हत्या कर देता है और बाद में वह अपने पुत्र के द्वारा भी मारा जाता है। क्या नाम है उनका, अजातशत्रु। चलिए अगला प्रश्न कि मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार निम्न में से किसके शासनकाल में हुआ था, बिंबिसार, उदयभद्र के, या फिर अजातशत्रु, या फिर शिशुनाग, नहीं शिशुनाग, कौन, शिशुनाग, जी हाँ, तो पुराणों के अनुसार मगध शिशुनाग ने अवंती नरेश प्रदोत को पराजित करके अवंती यानी अभी मालवा, ठीक है, मालवा को मगध साम्राज्य मिला लिया था, किसको, मालवा को, जी हाँ दोस्तों, कौन मिलाया था, शिशुनाग। चलिए अगला प्रश्न है कि नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था, मौर्य वंश। जी हाँ दोस्तों, नंद वंश के बाद मगध पर दोस्तों मौर्य वंश का शासन होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण क्या है, बताइए क्या है, तो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, क्या है, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, जी हाँ, तो राजा नंद का उल्लेख करने वाली जो अभिलेखीय प्रमाण है वो खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख है। देखिए अगला प्रश्न का आप लोग आंसर करिएगा कि मगध का कौन सा सम्राट, ठीक है, कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है, तो महापद्मनंद, कौन है, महापद्मनंद, जी हाँ, तो मगध का जो दोस्तों सम्राट है महापद्मनंद दोस्तों, उसको अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। क्या बोला जाता है, अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है, किसको जाना जाता है, महापद्मनंद। चलिए अगला प्रश्न कि गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित दोस्तों, बिंबिसार से, ठीक है, प्रसेनजित से, चंड प्रदोष से, या फिर उदयन से, बिंबिसार, जी हाँ, तो गौतम बुद्ध के समय का जो प्रसिद्ध बौद्ध जीवक था, वैद्य माने डॉक्टर, चिकित्सक, कौन सा जीवक किसके दरबार से संबंधित था, बिंबिसार। ठीक है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है कि जीवक किसके दरबार में रहता था, बिंबिसार। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न कि राजा खारवेल का नाम जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों, कलिंग नरेश, हाथी गुफा अभिलेख से, किससे, हाथी गुफा अभिलेख से। चलिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित राजाओं में से कौन जैन धर्म का संरक्षक था, कलिंग राजा खारवेल, कौन, कलिंग राजा खारवेल, जी हाँ, तो कलिंग राजा जो खारवेल है दोस्तों वो जैन धर्म से संबंधित है, किससे, जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, कलिंग नरेश खारवेल निम्न में से किस वंश से संबंधित है, जैन धर्म से। किस वंश से संबंधित है, किस वंश, ठीक है, जो कलिंग नरेश खारवेल है वो किस वंश से संबंधित है, ऑप्शन सुनिए, कदम्ब, हर्यक, कलिंग, या चेदी वंश, कौन सा वंश, चेदी वंश, जी हाँ दोस्तों, चेदी वंश। कलिंग नरेश जो है खारवेल चेदी वंश से संबंधित है, किस वंश से, चेदी वंश से। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित राजाओं में से किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, भारी इंक्लाइनेशन था, बताइए, कलिंग राजा खारवेल, जी हाँ, तो कलिंग राजा खारवेल। ठीक है दोस्तों, कलिंग राजा जो खारवेल हैं, ठीक है, उनका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों, अब हम लोग आएंगे सिकंदर का भारत पर आक्रमण, ठीक है, किस पर, सिकंदर का भारत पर आक्रमण। अब इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होगा उसको करेंगे दोस्तों, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कमेंट कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न दोस्तों, सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ, ठीक है, सिकंदर भारत में, ठीक है, कब कितने
माह के लिए। कितने माह के लिए रहा था बताइए? 19 19 माह। माह के जी लिए। हाँ, तो सिकंदर भारत में 19 महीने के लिए रहा था, ठीक। और सिकंदर यूनान के छोटे से राज्य मकदूनिया का शासक था। कहाँ से था? यूनान के छोटे सा राज्य मकदूनिया का शासक था, ठीक है दोस्तों। मैसेडोनिया भी बोला जाता है। मैसेडोनिया बोला जाता है। और सिकंदर भारत से, ठीक है, 325 ईसा पूर्व में वापस चला गया था। कब चला गया था? 325 ईसा पूर्व में। ठीक है दोस्तों। और बताइएगा अगला प्रश्न कि वापस पुराने दिनों में किसे भारत के गवर्नर के रूप में महान सिकंदर द्वारा पछाड़ दिया गया था? ठीक है, उनका नाम बताइएगा। उनका नाम था दोस्तों तोलेमे। क्या नाम था? तोलेमे। तुर्मान। नहीं, तोलेमे। क्या नाम था? तोले में। ठीक है, तो पुराने दिनों में दोस्तों, ठीक है, तोलेमे भारत के गवर्नर के रूप में महान सिकंदर को पछाड़ दिए थे। ठीक है, तोले में इनका नाम था। बढ़िया से बोलिए। तो अगला प्रश्न है कि सिकंदर ने पुरु के विरुद्ध किस नदी के तट पर लड़ाई लड़ी थी? झेलम नदी के तट। झेलम नदी कहाँ पे है अभी? श्रीनगर में। जी हाँ, जो सिकंदर ने पुरु के विरुद्ध झेलम नदी के तट पर लड़ाई किया था। ठीक है, और सिकंदर एवं पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व में कब हुआ था लड़ाई? 326 ईसा पूर्व में हाइडेस्पिच की लड़ाई। ठीक है, तो झेलम नदी के तट पर जो युद्ध हुआ उसे हम बितस्ता का युद्ध एवं हाइडेस्पिच के युद्ध के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में पोरस को पराजय का सामना करना पड़ा था। किसको? पोरस को। और सिकंदर जीत गया था। बताइएगा अगला प्रश्न का आंसर कि सिकंदर ने हाइडेस्पिच के युद्ध में, ठीक है, किसको हराया था? पोरस के राजा को। पोरस को हराया था। ठीक है, अगला प्रश्न कि सिकंदर महान कितना में पैदा हुआ था? 356 ईसा पूर्व में। कब हुआ? 356 ईसा पूर्व में। जी हाँ, तो सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। और सिकंदर के पिता का नाम क्या था? फिलिप। क्या नाम था? फिलिप। ठीक है, फिलिप। तो सिकंदर यूनान के छोटे से राज्य मकदूनिया का शासक था। इसे हम मैसेडोनिया के नाम से भी जानते हैं। सिकंदर बचपन से विश्व विजेता बनने का स्वप्न देखा करता था। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सिकंदर 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया और किसको हराया? पोरस को। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है पोरस को हराता है। अगला प्रश्न है कि सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजाओं में से किस एक का शासन था? शुंग का, मौर्य का, कन्नौ का या नंद का? नंद का। जी हाँ, तो नंद वंश का शासक। ठीक है, तो महापद्म नंद के उत्तराधिकारियों की संख्या पुराणों तथा बौद्ध ग्रंथों में 8 मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक धनानंद। कौन है? धनानंद। ठीक है, था, जो कि सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। ठीक है, और जेनोफोन उसे बहुत धनाढ़ व्यक्ति मानते हैं। भद्रशाला उनका सेनापति था। क्या था? भद्रशाल कुछ बोला जाता है इनको। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? तो धनानंद। कौन था? धनानंद। ठीक, घना कुछ भी। ठीक है, घनानंद जो भी बोलिए। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न, ठीक है, बताइएगा। कथन है और निष्कर्ष है। ठीक है, नहीं, 2 कथन दिया हुआ है। अब पहला कथन में असर्शन है, दूसरा में रीजन है। लगभग 2 वर्ष के अभियान के बाद सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया। सही है। और बताइए, वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था? नहीं हुआ था ना, किसी से पराजित नहीं हुआ था। तो पहला सही है दोस्तों। पहला जो हम बोले कि लगभग 2 वर्ष के अभियान के बाद सिकंदर महान 325 ईसा पूर्व में भारत से चला जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है, बताइएगा कि युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? बताइए, अभिसार, कठ या फिर गलौसाई या फिर मशक। क्या होगा आंसर? मशक। जी हाँ दोस्तों, मशक इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। मतलब किस कारण से थी? सुनिएगा कथन। ठीक है, उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। सही है। उसकी फौज बेहतर थी। सही है। और उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली थी। सही है। जी हाँ दोस्तों, सही है। मतलब कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। ठीक है, इसलिए भारत में सिकंदर की सफलता होता है दोस्तों। और उसकी फौज बेहतर थी। किसके? सिकंदर की। और उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिलती है। जी हाँ दोस्तों, उसमें जब सिकंदर यहाँ पे आक्रमण करने आया तो यहाँ के जो देशद्रोही शासक थे वे लोग सहायता करने लगे। सिकंदर की सहायता करने लगे। किसकी सहायता? सिकंदर की सहायता करने लगे। इसलिए सिकंदर की सफलता दोस्तों भारत में संपन्न हो सकी।
अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न, उस 20 भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। पेरू। किसका? पेरू। पेरू, या फिर उसको क्या बोलते थे? पोरस। पोरस। जी हाँ दोस्तों, उस वीर भारतीय राजा का नाम है पेरू या पोरस, जिसे कि सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पराजित किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? तो डाइमेकस। कौन नहीं आया था? डाइमेकस। यहाँ पे दिया हुआ है 4 ऑप्शन, निर्याकस, ठीक है, आनेसिक्रिटस या फिर अरिस्टोब्यूलस, ठीक है, और एक डाइमेकस। तो यह सही आंसर क्या होगा? डाइमेकस। डाइमेकस सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया है, नहीं आया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौर्य साम्राज्य से। अब किस साम्राज्य से? मौर्य शासनकाल। ठीक है, मौर्य साम्राज्य से दोस्तों प्रश्न की अशोक द्वारा विजित वह निश्चित क्षेत्र कौन सा था? ठीक है, दक्कन, दक्षिण भारत, कलिंग या पश्चिमी भारत? कलिंग। जी हाँ दोस्तों, अशोक द्वारा विजित वह निश्चित क्षेत्र था दोस्तों कलिंग। और कलिंग के बाद दोस्तों अशोक अपना मार काट करना, ठीक है, छोड़ देता है कलिंग के बाद ही ना। और कलिंग उसका हृदय पिघल जाता है कलिंग युद्ध में 261 ईसा पूर्व में जो हुआ था। ठीक है दोस्तों, 261 ईसा पूर्व में कलिंग में जो अशोक के द्वारा युद्ध होता है, उसके बाद वे कौन सा धर्म अपनाते हैं? अशोक बौद्ध धर्म। जी हाँ, तो अशोक द्वारा विजित वह निश्चित क्षेत्र कलिंग था और अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा 269 ईसा पूर्व में हुआ ये कलिंग के राजा बना था। कलिंग का राजा बना था और 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। और कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और वह बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। कलिंग युद्ध के बारे में हमें जानकारी अशोक के कौन से शिलालेख से मिलती है? 13वें शिलालेख से। और कलिंग की राजधानी? कलिंग तोसली। तोसली। कौन सा? तोसली था दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न, ठीक है, अर्थशास्त्र के बारे में कौन सा वाक्य सच है? ठीक है, आपको सच वाक्य बताना है। पहला वाक्य है कि यह एक मौर्य राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और शासन पर एक निबंध पुस्तक है। सही है। और इसकी तिथि और लेखन बिना किसी विवाद के एक पूर्णतः प्रतिष्ठित सत्य है। गलत है। हाँ, ये गलत है। नहीं, ये भी सही है। और अगला है कि दुर्भाग्य से इसकी प्रामाणिकता का साक्षी कोई अन्य माध्यम नहीं है। गलत है। गलत है यह। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न कि इनमें से कौन सा मौर्य अधिकारी आधुनिक जिलाधीश के समान आंका जा सकता है? कौन है दोस्तों? समाहर्ता, स्थानिक, गोपा या राजुक? राजुक। कौन होगा? राजुक। जी हाँ, तो राजुक। राजुक जो है दोस्तों मौर्य अधिकारी आधुनिक जिलाधीश के समान आंका जा सकता है। अगला प्रश्न कि किस सीलोन शासक ने स्वयं की अशोक के पच्चीनों का प्रतिरूप बनाया है? महाबली, वीर सिंह, तीस्य या फिर राणा सिंह? वीर सिंह। तीस्य। कौन? तीस्य। तो तीस्य सीलोन शासक ने स्वयं की अशोक के प्राचीनों का प्रारूप बनाया है, प्रतिरूप बनाया है, माने उसी के जैसा। कौन बनाया है? तीस्य। कौन? तीस्य। ठीक है, अगला प्रश्न कि वह कौन सा मौर्य शासक था जो भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत गया था? उसका नाम था दोस्तों चंद्रगुप्त। कौन गया? चंद्रगुप्त। जी तो चंद्रगुप्त जो कि मौर्य शासक था वह भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत गया था। किसके साथ? भद्रबाहु के साथ। कहाँ गया था? दक्षिण भारत। कौन गया था? चंद्रगुप्त। चलिए, चंद्रगुप्त ही गया था। चलिए, अगला प्रश्न कि कब और किसके द्वारा अशोक के शिलालेख के गूढ़ अक्षरों को प्रथम बार पढ़ा गया था? 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। बात सही है। 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के शिलालेख के गूढ़ अक्षरों को पहली बार पढ़ा गया था। किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। चलिए, कब पढ़ा गया? 1837 में। 1837 में। अगला प्रश्न कि इनमें से कौन सा सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम का राजदूत था जो कि बिंदुसार के दरबार में भेजा गया? उसका नाम क्या था? मेगास्थनीज या होगा। नहीं, डाइमेकस। कौन था? डाइमेकस। जी हाँ दोस्तों, डाइमेकस सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम का राजदूत था जो कि बिंदुसार के दरबार में भेजा गया था। अगला प्रश्न है कि किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था? भद्रबाहु। उपगुप्त। किसके? उपगुप्त। जी हाँ दोस्तों, उपगुप्त बौद्ध सन्यासी के प्रभाव में आकर अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा अपने देश के, जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार द्वारा अपने देश के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया अशोक की राजधानी
सारनाथ पिलर के धर्म चक्र में कितनी तिलियां हैं? 24। कितनी तिलियां? 24। जी हाँ, तो भारत सरकार द्वारा अपने देश के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया अशोक की राजधानी सारनाथ पिलर के जो धर्म चक्र है उसमें दोस्तों 24 तिलियां हैं। कितनी तिलियां? 24 तिलियां। बताइएगा इनमें से कौन से कथन मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में गलत है? गलत कथन बताना है, ठीक है। यह अपने भौगोलिक रूप में उपलब्ध है, सही बताइए। है। हाँ, नहीं, यह गलत है, असत्य है, ठीक है। और बताइए, यह मौर्य काल के शहर में और सेना प्रशासन के बारे में एक विस्तृत लेखा जोखा देता है। ये सही है, क्या है? सही सही है। है। और इसे मौर्य समाज को 7 श्रेणियों में बांटा है। सही है। सही है। और भारत में यह मौर्य काल में गुलामी के प्रचलन और सूदखोरी की साक्षी है। गलत। गलत है, यह कौन है? गलत है। तो जो सही है दोस्तों उसको सुनिए, ठीक है। किसके बारे में सही है दोस्तों? मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में, ठीक है। तो यह मौर्य काल के शहर और सेना प्रशासन के बारे में एक विस्तृत लेखा जोखा देता है और इसने मौर्य समाज को 7 श्रेणियों में बांटा है। कितने श्रेणी में? 7 श्रेणियों में बांटा है। अगला प्रश्न कि सबसे पहले लिया जाने वाला कर बताइए दोस्तों, कौन सा कर है? भाग या फिर युद्ध का, लूट का माल या फिर बिस्ती या फिर बाध्यकारी श्रम। और फिर अगला है कि कर या फिर प्रचलित गेहूं का हिस्सा। और अगला है बलि या फिर इच्छापूर्वक दी गई भेंट। बलि या इच्छा पूर्वक दी गई भेंट। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले लिया जाने वाला जो कर है दोस्तों उसका नाम है बलि या फिर इच्छापूर्वक दी गई भेंट। अगला प्रश्न सुनिएगा, इनमें से कौन सा मूल कारण यानी उद्गम मौर्यों को शूद्र वर्ण के रूप में, ठीक है, संबंधी के रूप में व्याख्यात करता है दोस्तों? उसका नाम क्या है? पुराण, जातक, पूर्व या फिर यूरोपियन क्लासिकल लेखक। पुराण। क्या होगा? पुराण। जी हाँ दोस्तों, पुराण मूल कारण है दोस्तों मौर्य को शूद्र वर्ण के संबंधी के रूप में व्याख्यात करता है। कौन है? पुराण। अगला प्रश्न कि वह कौन सी मंत्री था? वह कौन सा मंत्री था जिसने कि उत्तराधिकारी की लड़ाई में अशोक की उसके भाइयों के विरुद्ध सहायता किया था? राधा गुप्त। कौन करता है? राधा गुप्त। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न कि अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी 2 भागों में बंट गया। बाद के किस मौर्य राजा के शासन में ये 2 भाग फिर से मिल गए थे दोस्तों? संप्रति। कौन सा था? संप्रति। अशोक के बाद, उसका डिस्क्रिप्शन देखिएगा कि अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य पश्चिमी और पूर्वी 2 भागों में बढ़ गया। बाद में मौर्य राजा संप्रति के शासन में ये दोनों भाग फिर में से मिल गए और मौर्य साम्राज्य के पतन का कारण अशोक का निर्बल उत्तराधिकारी माना जाता है। राजतरंगिणी में ज्ञात होता है कि कश्मीर में जालौक तथा तारानाथ के विवरण से पता चलता है कि वीरसेन ने गंधार प्रदेश में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। संप्रति जैन धर्म को मानने वाला था। संप्रति कौन सा था? जैन धर्म को मानने वाला था। अगला प्रश्न कि इनमें से कौन सा बौद्ध स्तूप मौलिक रूप से ईंट पर अशोक द्वारा बनाया गया है? सांची का स्तूप। कौन सा? सांची का स्तूप। जी दोस्तों, बौद्ध स्तूप सांची मौलिक रूप से ईंट पर अशोक द्वारा बनाया गया था। सांची का स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। यह भारत में स्थित सबसे बड़ा स्तूप है, सांची का स्तूप, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कहता है? इनमें से अशोक के रूप में अशोक के कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, तो देखिएगा दोस्तों, पहला कथन है इनमें से बहुत संख्या बौद्ध और संघ के साथ उनके संबंधों को व्याख्यात करते हैं। गलत है। ये प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं। सही है। ये सभी ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। गलत है। ये क्या है? गलत नहीं, सही। क्या है? गलत है। और इनके साक्ष्य अनेक साहित्यिक स्रोतों से प्रमाणित किए जा चुके हैं। ये सही है। सही है। जी हाँ दोस्तों, तो जो सही है दोस्तों कि सभी प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं और ये सभी ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। किस में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में लिखे। ये गलत है। क्या है? यह गलत है दोस्तों। चलिए, इनके साक्ष्य अनेक साहित्यिक स्रोतों से प्रमाणित किए जा सकते हैं। किससे? साहित्यिक स्रोतों से। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कहता है कि शिल्पी और कारीगर किस मुख्य वर्ण से हैं? शूद्र। किससे? शूद्र। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सी किताब गुप्त मौर्य के कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक है? कामंदक की नीतिसार या फिर अमर सिंह की अमरकोश या फिर नालंदा की धर्मशास्त्र या फिर शूद्र की मृच्छकटिकम? तो कामंदक की नीतिसार। कौन सा है? कामंदक की नीतिसार। जी हाँ, तो कामंदक की नीतिसार दोस्तों जो किताब है यह गुप्त मौर्य के कौटिल्य की अर्थशास्त्र पुस्तक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि
चाणक्य किस प्रसिद्ध राजा के सलाहकार थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य के, जी हाँ दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे चाणक्य। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध जो केंद्र था दोस्तों, मतलब विश्वविद्यालय था या फिर जो भी था, वो कौन सा था? तक्षशिला। तक्षशिला भी कहाँ पे है? पाकिस्तान में। दोस्तों तक्षशिला भी पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न कराओ। छोड़ दो। अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है? किस अभिलेख से? 11वें अभिलेख, 12वें, 13वें अभिलेख से? किस अभिलेख से पता चलती है? 13वें अभिलेख से। 13वें अभिलेख से अशोक के कलिंग युद्ध के बारे में पता चलता है। आगे, निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य में अशोक के अभिलेख उपलब्ध नहीं है? किस राज्य में अशोक के अभिलेख उपलब्ध नहीं है? तो ये तमिलनाडु में उपलब्ध नहीं है। कहाँ नहीं उपलब्ध नहीं है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में उपलब्ध नहीं है। अशोक जो अपना अभिलेख लिखता था वो किस भाषा में लिखता था? प्राकृतिक भाषा में लिखता था। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा अभिलेख बौद्ध धर्म के नियमों को प्रकट करता है? कौन सा अभिलेख बौद्ध धर्म के नियमों को प्रकट करता है? तो भब्रू। कौन सा अभिलेख? भब्रू अभिलेख। भब्रू अभिलेख किस धर्म से उसका प्रतिपादन कर? किस? बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से। कौन सा धर्म से? बौद्ध धर्म से। और कौन सा अभिलेख है? भब्रू अभिलेख। कौन सा अभिलेख? भब्रू अभिलेख। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कौन सा क्षेत्र अशोक के शासनकाल का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन सुनिएगा। कश्मीर, तक्षशिला, कनौज, मद्रास। कौन सा नहीं है? मद्रास। और कश्मीर का निर्माण किसने कराया है? अशोक ने कराया है। और अशोक जो कल अभी 1969 में 269 में गद्दी पर बैठा था, उससे पहले वो कहाँ का राजा था? वो ऑप्शन दीजिए। अवंती का राजा था। वो अवंती का राज्यपाल था। हाँ, अवंती का राज्यपाल था। अवंती का क्या था? राज्यपाल था। और कलिंग की राजधानी कहाँ थी? कलिंग की राजधानी तोसली। कहाँ थी? तोसली थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मिलाना है ना, मैच करना है। अशोक को किस नाम से जाना जाता था? प्रियदर्शी। देवानम प्रियम प्रियदर्शी। प्रियदर्शनी भी बोला जाता है ना। हाँ, प्रियदर्शनी या प्रियदर्शी। चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस। चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोटस। और बिंदुसार को अमित्रोचेडस। और चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य बोला जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय को जो विक्रमादित्य का उपाधि मिला था वो शक विजय के उपलक्ष्य में मिला था। उसको शक लोग को हराकर तब उनको विक्रमादित्य का उपाधि मिला था। आगे, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? भद्रबाहु। बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ था। और पुष्यमित्र शुंग जो था वो किस वंश? वो पहले मौर्य वंश के सेनापति था और उन्होंने लास्ट सेनापति बृहद्रथ को मारकर और वहीं से पुष्यमित्र शुंग का स्थापना किया था। शुंग वंश का स्थापना किया था। कब किया था? 185 ईसा पूर्व में। हाँ, 185 ईसा पूर्व में। हाँ, लास्ट जो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था उसको मारकर शिशुनाग वंश का स्थापना करता है 185 ईसा पूर्व में। आगे बढ़ते हैं। मौर्य साम्राज्य में समाहर्ता किसे कहते हैं? तो समाहर्ता राज्य की सभी राजस्व का प्रभारी था। राज्य का राजस्व का प्रभारी था। किसका प्रभारी था? राजस्व का प्रभारी था। अशोक के शिलालेख को पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया था? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। कब पढ़ा गया था? 1837 में। आगे बढ़ते हैं। कालसी प्रसिद्ध है। कालसी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालसी आपका अशोक के शिलालेख के कारण प्रसिद्ध है। अशोक के शिलालेख के कारण कालसी प्रसिद्ध है। मौर्य साम्राज्य का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लेखित है। मौर्य का जो समाज है, मौर्य साम्राज्य, वो 7 वर्गों में विभाजित है। इसका बताना है उल्लेख किस चीज़ में है। ऑप्शन दे रहे हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेख में, पुराणों में, मेगास्थनीज के इंडिका में। तो किसमें? अशोक के शिलालेख में। मेगास्थनीज के इंडिका में मौर्य साम्राज्य का विभाजन 7 वर्गों में हुआ है। कितना वर्गों में हुआ है? 7 वर्गों में। किसमें उल्लेखित है ये? मौर्य साम्राज्य के किसमें उल्लेखित है?
अशोक के नहीं, मेगास्थनीज के इंडिका में, मेगास्थनीज के इंडिका में। और इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। मेगास्थनीज है। एक यूनानी था ना मेगास्थनीज। हम मेगास्थनीज यूनानी था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में 1 ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख है? कि लुम्बिनी का स्तंभ लेख में है। किसमें है? लुम्बिनी का स्तंभ लेख में। लुम्बिनी का स्तंभ लेख में शिलालेख में 1 ग्राम के भू राजस्व में रियायत का उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत था? बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत था? डाइमेकस। डाइमेकस। कौन था? डाइमेकस। अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने निम्नलिखित की सेवाएं ली थी। किसकी सेवाएं ली थी बता रहे हैं, ऑप्शन बोल रहे हैं, आप लोग बताइएगा। राजू की, प्रादेशिक की, युक्त की या इन सभी की? इन सभी की सहायता ली थी। लिया था अशोक ने। अशोक के तीसरे शिलालेख में जानकारी मिलती है। मौर्य राजवंश का अंतिम राजा कौन था? बृहद्रथ। बाद में फिर होता है आपका शुंग वंश का, उसके बाद स्थापना हो जाता है 185 ईसा पूर्व में। अशोक का कौन सा उत्तराधिकारी देवान प्रिय कहलाता था? देवानंद प्रिय कहलाता था। अशोक का कौन सा उत्तराधिकारी बताना है? तो ये ऑप्शन है कुणाल, दशरथ, शालीशुक, संप्रीति। नहीं, दशरथ को कहा जाता है। दशरथ होगा। हाँ, दशरथ को देवाना प्रिय कहा जाता है, जो अशोक का उत्तराधिकारी होता है। और अशोक किसका बेटा है? अशोक बिंदुसार का। हाँ। अशोक किसका बेटा है? बिंदुसार का। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? ऑप्शन दीजिए। अजातशत्रु नहीं। समुद्रगुप्त, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अशोक। चंद्रगुप्त। वही ना जाकर के श्रवणबेलगोला। हाँ, श्रवणबेलगोला में जाके अपना अंतिम दिन वहीं पे चंद्रगिरी नाम के पहाड़ी पर जाकर अपना अंतिम सांस लिया था। हाँ, दक्षिण भारत चला जाता है। दक्षिण भारत। वो जैन ग्रुप भद्रबाहु के साथ जाता है। किसके साथ जाता है? भद्रबाहु के साथ जाता है। सम्राट अशोक महान जिसने 40 वर्षों तक भारत में राज्य किया, उसकी राजधानी कहाँ थी? कौन? अशोक की राजधानी कहाँ थी जो 40 वर्ष तक भारत में राज किया? पाटलिपुत्र। कहाँ था? पाटलिपुत्र। और अशोक कौन सा एक प्रसिद्ध युद्ध लड़ा था? अशोक प्रसिद्ध कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध कब लड़ा था? 261 ईसा पूर्व में। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? 261 ईसा पूर्व। और कलिंग पर आक्रमण किया 261 ईसा पूर्व में। हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है कि उस समय कलिंग का राजा कौन था? नंदराज। कौन था? नंदराज। कलिंग वर्तमान समय में किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया है? तो ये किया है रॉक एडिकट 8 ने किया है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेख का अर्थ स्पष्ट किया था? तो ये 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने किया था। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तक्षशिला वर्तमान में कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। शिलालेख में किस राजा को देवानम प्रिय कहा जाता है? ऑप्शन। अशोक को, बिंदुसार को, हर्ष को, चंद्रगुप्त मौर्य को। किसको कहा जाता है? अशोक को देवानाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। निम्नांकित में से कौन सा अशोकाकालीन अभिलेख खरौठी लिपि में लिखा है? खरौठी लिपि में कौन सा अभिलेख लिखा गया है? कालसी, गिरनार, शाहबाजगढ़ी या मेरठ? शाहबाजगढ़ी। कौन सा लिखा गया है? शाहबाजगढ़ी खरौठी लिपि में लिखा गया है। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित किया है? चामुंडराय, कुमारपाल ने, कृष्ण प्रथम ने, तेजपाल ने। तो चामुंडराय ने किया है। कौन किया है? चामुंडराय ने। रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुई है? तो रोमन बस्ती अरिका मेडू से प्राप्त हुई है। कहाँ से हुआ है? अरिका मेडू से। किस वंश में कौटिल्य का वर्णन मिलता है? कुषाण, मौर्य, गुप्त, चोल। किस में मिलता है? किस वंश में कौटिल्य का वर्णन मिलता है? मौर्य वंश में। कौटिल्य किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है। मौर्यों के शासनकाल में सिक्के ढालने के लिए निम्नलिखित में से किन पदार्थों का उपयोग किया जाता था? तो स्वर्ण एवं चांदी का, चांदी एवं ताम्र का, ताम्र एवं कांसा का, स्वर्ण एवं ताम्र का। तो ये चांदी एवं ताम्र का
चांदी एवं ताम्र का इस्तेमाल किया चांदी जाता एवं ताम्र का। हाँ, मौर्य का शासनकाल में जो सिक्का बनाया जाता था ना, वो किसका बनाया जाता था? चांदी एवं तांबा का। चांदी एवं तांबा का। माने एजी का ना, हाँ, एजी और कॉपर, एजी और कॉपर, एजी और सीयू। सीयू, एजी सीयू ना। अशोक द्वारा प्रचलित धर्म क्या था? तो ये उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांत से संगत आचार व्यवस्था था। क्या था? आचार व्यवस्था था। आगे बढ़ते हैं। बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ पर विद्रोह हुआ था? बिंदुसार के शासनकाल में कहाँ पर विद्रोह हुआ था? तक्षशिला में। ये कहाँ हुआ था? तक्षशिला में हुआ तक्षशिला में हुआ था। था। कहाँ हुआ था? तक्षशिला में। खरौठी लिपि का उत्पत्ति किससे हुई है? चित्रलिपि से। खरोष्ठी लिपि ना। हाँ, चित्रलिपि से, कीलाक्षर लिपि से, अरामाइक लिपि से, ब्राह्मी लिपि से। अरामाइकी लिपि से। कौन से? अरामाइकी लिपि से। अरामाइक लिपि से। तो अरामाइक लिपि जो है ना, ये दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता है, माने इधर से उल्टा। हम लोग बाईं ओर से दाईं ओर लिखते हैं, और अरामाइक लिपि जो है दाईं ओर से दाईं ओर से बाईं ओर लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में लक्षणाध्यक्ष कौन था? तो ये टकसाल का प्रभारी कर्मचारी था। लक्षणाध्यक्ष, हाँ, टकसाल का प्रभारी कर्मचारी था। कौन था? प्रभारी कर्मचारी। टकसाल का था। अपनी रचना में नंदों एवं मौर्यों का उल्लेख करने वाले प्राचीन कवि कौन था? तो ये मामूल नार था। कौन था? मामूल नार। जिसमें अपनी रचना में नंदों एवं मौर्यों का उल्लेख किया। नंदों एवं मौर्यों का उल्लेख किया। और नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म। और अंतिम शासक कौन था? धनानंद। कौन था? धनानंद। और मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को सेनापति कौन था? प्रधानमंत्री किसको बनाया था? चाणक्य। चाणक्य किसको बनाया था? और मौर्य वंश का अंतिम राजा। मौर्य वंश का अंतिम राजा बृहद्रथ। और बृहद्रथ के बाद कौन सा वंश शुरू हो जाता है? शिशुनाग वंश। मौर्य वंश के बाद कौन सा? शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग खुद था। 185 ईसा पूर्व में। हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अपनी रचना में कहाँ से प्राप्त अपने अभिलेखों में अशोक का नाम उल्लेख है? अशोक का अभिलेख किस अशोक का नाम किस अभिलेख में प्राप्त होता है? तो ये नेतुर से प्राप्त होता है, उदयगोलम से प्राप्त होता है, मास्की तथा गुर्जरा से प्राप्त होता है। मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख से प्राप्त। हम मास्की तथा गुर्जरा अभिलेख से अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक मिलता है। वह मौर्य राजा जो अमित्रघात नाम से भी जाना जाता है, कौन था वो? बिंदुसार। कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? अमित्रघात। अमित्रघात के नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र में सुदर्शन तड़ांक के निर्माण का श्रेय निम्नलिखित में से किसे जाता है? तो वैश्य पुष्यगुप्त को जाता है। किसे जाता है? वैश्य पुष्यगुप्त। वैश्य पुष्यगुप्त को जाता है। अशोक ने कहा चोल पांड्य केरल पुत्र और सत्या पुत्रों को अपनी पड़ोसी शक्तियों के रूप में उल्लेख किया है? तो ये शिलालेख 2 और 13 में किया है। किस किस में किया है? शिलालेख 2 और 13 में किया है। मेगास्थनीज द्वारा डाइमेकस एवं हेराक्लीज के रूप में वर्णित भारतीय देवताओं की क्रमशः पहचान किससे की गई है? किससे की गई है? तो ये शिव और कृष्ण से की गई है। किससे की गई है? शिव और कृष्ण से की गई है। मेगास्थनीज ने डाइमेकस अर्थात शिव और हेराक्लीज अर्थात कृष्ण की पूजा का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अशोक के अधिकांश लेख प्राकृतिक भाषा में है क्योंकि यह अधिकांश लोगों द्वारा समझी जाती थी। अच्छा। अधिकांश लोगों द्वारा समझी जाती थी, इसलिए अशोक जो अपना शिलालेख में जो भाषा यूज करता था, वो कौन सा भाषा यूज करता था? प्राकृतिक भाषा यूज करता था, ताकि अधिक से अधिक लोग इसको समझ सके। मौर्य साम्राज्य में पाटलिपुत्र के नगर शासन प्रबंध को जानने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है कौन सा? इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज है। कौन है? मेगास्थनीज। अशोक के अभिलेख किन लिपियों में मिलते हैं? प्राकृतिक लिपि, खरौठी लिपि, ब्राह्मी लिपि, ग्रीक एवं अरामाइक लिपि। ये 4 लिपि में लिखे जाते हैं। निम्नांकित में से किस में मौर्यों का क्षत्रिय रूप में उल्लेख है? तो ये दिव्यावदन में है। कौन में है? दिव्यावदन में। दिव्यावदान में है। कौन में है? दिव्यावदान में है। आगे बढ़ते हैं। अन्य राष्ट्रों में लड़ाइयों में भूमि को नष्ट करने का चलन है। भारतीयों में भूमि जोतने वाले पड़ोस में लड़ाई चलते रहने के बावजूद
कैसे भी संकट के भाव में उद्विग्न नहीं होते और उत्पीड़न नहीं होते। यह वक्तव्य किसका है? तो यह वक्तव्य मेगास्थनीज का है। किसका है? मेगास्थनीज का है। मेगास्थनीज का है। अशोक का पोता कौन था? पोता अशोक का पोता, अशोक का बेटा कौन था? बिंदुसार। बिंदुसार नहीं बिंदुसार नहीं, बिंदुसार बिंदुसार का बेटा अशोक था। बिंदुसार का बेटा अशोक था। हाँ। अब पूछा अशोक का पोता कौन था? तो अशोक का पोता दशरथ था। कौन था? दशरथ। अशोक का पोता कौन था? दशरथ। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम दिन कहाँ गुजारा था? श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला में। कहाँ गुजारा था? श्रवणबेलगोला में। श्रवणबेलगोला किस राज्य में पड़ता है? कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक राज्य में पड़ता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो कौन सा धर्म अपना लिए थे अंतिम क्षणों में? जैन धर्म। जैन धर्म। और जैन धर्म शिक्षा भद्रबाहु से ली थी। भद्रबाहु से लेकर वो कहाँ चल गए थे? श्रवणबेलगोला के चंद्रगिरी पहाड़ पर चले गए थे और वहीं पर अपना अंतिम दिनों का सांस ले लिए। वहीं पे वो ले लिए। अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे खुदे हुए हैं? अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? खरोष्ठी लिपि। ते ब्राह्मण लिपि में खुदा है। ब्राह्मणी लिपि। किसमें? ब्राह्मणी लिपि। ब्राह्मणी लिपि में। और सर्वप्रथम अशोक का अभिलेख किसने पढ़ा था? जैन प्रिंसेप 1837 में। किस शिलालेख में, किस शिला राजा देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध का त्याग की घोषणा किया है? तो ये शिला राजा देश 13 है। कौन सा है? मैंने शिलालेख 13 है। ये शिलालेख 13 में जो कलिंग युद्ध लड़े थे ना, उसका उल्लेख किस शिलालेख में है? 13वें शिलालेख में। 13वें शिलालेख में या 13वें अभिलेख में। हाँ, ये फिर शिलालेख 13 भी बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत में प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। तक्षशिला। कौन सा? तक्षशिला। और भारत का कौन सा था? ये नालंदा विश्वविद्यालय। कौन बनवाया था? इसको कुमारगुप्त नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। और जलाया कौन था उसको? जलाया था बख्तियार खिलजी। हाँ, बख्तियार खिलजी। 1206 में ना? नहीं 1206 में नहीं, पता नहीं कब जलाया था। 1210 में। 1210 में जलाया था। हाँ, 1210 में। पता नहीं, हम कंफर्म नहीं है। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? बिंदुसार का। और सम्राट अशोक के बाप के क्या नाम था? बिंदुसार। तो बाप के बाद कौन बनेगा? बेटा। तो बेटा बिंदुसार कौन था? अशोक के बेटा उदयन था ना। अशोक का बेटा उदयन नहीं था, अजात शत्रु का बेटा उदयन था। अजात शत्रु को पितृ हत्या कहा जाता है। अभी हम पिछले अजात शत्रु को पितृ हत्या कहा जाता है, क्योंकि अजात शत्रु का भी बेटा अजात शत्रु की हत्या करता है उदयन। आगे बढ़ते हैं। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? कौटिल्य और विष्णुगुप्त। आगे बढ़ते हैं। श्रवणबेलगोला कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक में। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। हेमचंद्र की रचना परिशिष्ट पर्वन एक जैन ग्रंथ है। इस ग्रंथ से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को मानने वाला हो गया। वह जैन गुरु भद्रबाहु के साथ श्रवणबेलगोला के चंद्रगिरी नामक पहाड़ी पर चला गया, जहाँ अपने जीवन के शेष दिन बिताए। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? अशोक मौर्य वंश के थे। अशोक किस वंश के थे? मौर्य वंश के। अशोक किस वंश के थे? मौर्य वंश के थे। महान सम्राट अशोक का संबंध मौर्य वंश से था। बिंदुसार के बाद उसका बेटा अशोक 273 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। तो वही अशोक अपना राज्याभिषेक कब कराया था? 269 ईसा पूर्व में। उस गद्दी पर कब बैठा था? 273 में। और राज्याभिषेक उसका कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में। अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया था। हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है। किससे पता चलता है? हाथी गुफा अभिलेख से। कि उस समय कलिंग का राजा कौन था? नंदराज था नामक कोई व्यक्ति था। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया। अशोक को बौद्ध धर्म में शामिल करने का श्रेय बौद्ध भिक्षु उपगुप्त को जाता है। किसको जाता है? उपगुप्त को। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। और बृहद्रथ के बाद फिर कौन सा आता है? बृहद्रथ के बाद आता है शुंग वंश। कौन सा वंश आता है? और शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग। कौन थे? शिशुनाग। उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग थे।
कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना किया था। विश्वामित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना देखिए, 185 ईस्वी में किया था। मतलब जैसे कि शुंग वंश हो गया, ठीक है, तो पुष्यमित्र शुंग, हाँ, पुष्यमित्र शुंग। उससे याद रख सकते हैं। शुंग वंश की स्थापना कौन करते हैं? पुष्यमित्र शुंग किए थे। ठीक है, पुष्प के साथ करते हैं, पुष्प, पुष्यमित्र शुंग ठीक है, तो पुष्प अर्पित करके, और शुंग वंश का स्थापना करते हैं। ठीक है। किस राजा की कहानी मुद्रा रक्षक नाटक का विषय है? किस राजा का है? ऑप्शन ऑप्शन है जयचंद्र, चंद्रपीठ, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त मौर्य। अच्छा, और चंद्रगुप्त द्वितीय तो गुप्त वंश में चला जाएगा। गुप्त वंश में। तो यहाँ किस राजा का कहानी मुद्रा रक्षा से प्राप्त होता है? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का। विशाख दत्त की रचना मुद्रा रक्षक कौन लिखा है? विशाख दत्त। विशाख दत्त लिखा है। आगे बढ़ते हम लोग। और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो किस जाति के थे? क्षत्रिय जाति के थे। अच्छा, क्षत्रिय जाति के थे। अब विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? अशोक बनवाया था। और सांची का स्तूप कहाँ है वर्तमान समय में? मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश। कहाँ है? मध्य प्रदेश। और ये भारत का सबसे बड़ा स्तूप है। क्या है? भारत का सबसे बड़ा स्तूप सांची का भारत स्तूप। सांची का स्तूप। वो कौन बनाया? अशोक। अशोक बनवाया है। राजतरंगी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? कश्मीर के राजा। कश्मीर के राजा द्वारा। राजतरंगी पुस्तक के लेखक कौन है? कौन है? पाणिनि। कलहन। अच्छा, राजतरंगी जैसे पुस्तक की रचना संस्कृत भाषा में कलहन जैसे विद्वान ने किया था। इस पुस्तक से कश्मीर के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। इलाहाबाद का पुराना नाम क्या था? प्रयागराज। प्रयागराज। पुराना नाम मैंने प्रयागराज पहले उसको बोला जाता था, लेकिन बाद में अशोक के शासन काल, अकबर का शासन काल ये सब आया, इसका नाम इलाहाबाद कर दिया लेकिन गया। अब फिर से अब इसका नाम उसका- पुनः इसका नाम क्या कर दिया गया? अभी प्रयागराज। प्रयागराज कर दिया गया है। चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता है? कौटिल्य विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। जो अर्थशास्त्र पुस्तक जो चाणक्य लिखे हैं, इस पुस्तक का संबंध किस चीज से है? राजनीति से। राजनीतिक से। किससे है? राजनीति से है। अशोक किस राजवंश का राजा था? अशोक मौर्य। मौर्य वंश का था। अशोक किस वंश का था? मौर्य वंश का। और अशोक का जो नाम मिलता है वो किसे मिलता है? मास्की एवं गुर्जरा अभिलेख में मिलता है। और मास्की वर्तमान समय में किस राज्य में है? कर्नाटक में। और गुर्जरा मध्य प्रदेश में है। मास्की कहाँ है? कर्नाटक में। और गुर्जरा मध्य प्रदेश में। कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व। और उस समय कलिंग का राजा कौन था? नंद राज था। कौन था? नंद राज था। और कलिंग वर्तमान में किस राज्य में पड़ता है? उड़ीसा में। और ठीक। और बिंबिसार किस साम्राज्य का राजा था? बिंबिसार। हाँ। हर्यक वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, नंद वंश। हर्यक वंश। बिंबिसार किस वंश से था? हर्यक वंश। हर्यक वंश से था। और बिंदुसार मौर्य वंश से था। बिंदुसार किस वंश से था? मौर्य वंश से। आगे बढ़ते हैं। सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? किस वंश ने? मुगल वंश, मौर्य वंश। किस वंश ने किया था? मौर्य वंश। मैंने अब कैसे जाने कि मौर्य वंश किया था? अशोक किया था। अशोक किस वंश से था? मौर्य वंश से था। चंद्रगुप्त किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का। चंद्रगुप्त किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का। मौर्य वंश का था। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध मौर्य राजवंश से था। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद को पराजित कर अपने गुरु चाणक्य की सहायता से जिस राजवंश की स्थापना किया, उस प्राचीन भारत के इतिहास में हम मौर्य राजवंश के नाम से जानते हैं। बिंदुसार किसका पुत्र था? बिंदुसार था अशोक का। चंद्रगुप्त का पुत्र। चंद्रगुप्त। किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त का पुत्र कौन हुआ? बिंदुसार। और बिंदुसार का पुत्र कौन हुआ? अशोक हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका बेटा बिंदुसार गद्दी पर बैठा। इतिहास में बिंदुसार के कई नामों से जानते हैं। वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार एवं वारीसार के नाम से पुकारा गया है। जैन ग्रंथ में बिंदुसार के लिए सिंहसेन नाम आया है। क्या नाम आया है? सिंहसेन। कलिंग युद्ध के पश्चात सम्राट अशोक ने किस धर्म को स्वीकार किया था? बौद्ध धर्म को। कौन से धर्म को? बौद्ध धर्म को। और कलिंग का युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व। और ये किस अभिलेख में पता मिलता है? हाथी गुफा अभिलेख। और किस शिलालेख में? अशोक के कौन सा शिलालेख में मिलता है? ये 13वें शिलालेख में मिलता है। और कलिंग का राजधानी कहाँ है? तोसली। कहाँ है? तोसली। चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार था? चंद्रगुप्त मौर्य का। किसका सलाहकार था? चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य का अन्य नाम क्या था?
कौटिल्य और कौटिल्य, विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त। और अर्थशास्त्र पुस्तक की रचना किसने किया है? कौटिल्य ने। और राजतरंगिणी पुस्तक की रचना कल्हण ने। कल्हण। और मेगास्थनीज इंडिका। और मुद्रा राक्षस विशाखदत्त। विशाख दत्त। चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में पैदा हुआ था, जो अब किस राज्य में पड़ता है? बिहार राज्य। बिहार में। कहाँ पड़ता है? बिहार राज्य। और चंद्रगुप्त का मौर्य का जन्म कहाँ हुआ? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र बिहार में, बिहार में। पटना में। चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में पैदा हुआ, जो अब बिहार में है। हरेक वंश के शासक उदयन ने गंगा एवं सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र जैसे नगर का निर्माण कराया था। शेरशाह सूरी ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पुनः पटना के नाम से बसाया था। कौन बसाया था? शेरशाह। शेरशाह सूरी। ने शेरशाह सूरी आ गया तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? सासाराम। सासाराम में है। पटना को कौन बसाया था? शेरशाह। और अपने साम्राज्य का प्रांतीय राजधानी पटना तो पहले से बसा हुआ था ना। हाँ, पटना बसा हुआ था, लेकिन पुनः पटना नाम से बसाया था। हाँ, तो पटना का नाम मतलब पटना कहा था शेरशाह। हाँ, शेरशाह ने 1541 में पाटलिपुत्र को पुनः पटना के नाम से बसाया था। ठीक है। और अपने साम्राज्य का प्रांतीय राजधानी बनाया था। और उसका जो सासाराम में क्या बनाया गया है? मकबरा। मकबरा बनाया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रबल ये जो शेरशाह है, हाँ। यही मतलब इसी का मृत्यु हो गया था, ये उल्टा मतलब गोली लगने से या कुछ। नहीं, कालिंजर में बम विस्फोट से इसका मृत्यु हो अच्छा, गया बम था। विस्फोट से। हाँ, कालिंजर युद्ध में बम विस्फोट से शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म के अनुयायी था? चंद्रगुप्त मौर्य, हाँ, किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। जैन धर्म का। और अंतिम दिनों में ये जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि। कौन सा लिपि? ब्राह्मी लिपि। देखिए, उसमें ब्राह्मणी लिपि का प्रयोग किया गया। अशोक के अभिलेख के बारे में सर्वप्रथम पता 1750 में पता चलता है, जिसको टी पैंथलर ने लगाया था। तो वही अशोक के अभिलेख को क्या बोला? अशोक के अभिलेख के बारे में सर्वप्रथम पता 1750 ईस्वी में टी पैंथलर ने लगाया था। तो वही अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। पता कौन लगाया था? टी पैंथलर ने। कब? 1750 में। लेकिन पढ़ा कौन था? जेम्स प्रिंसेप। कब पढ़ा था? 1837 में। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र। कहाँ है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में स्थित है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र का पुराना नाम कुसुमपुर। अच्छा, पाटलिपुत्र का पुराना नाम कुसुमपुर था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को यूनानी भाषा में पोलीबोर्था कहकर संबोधित किया है। पोलीबोर्था। और पाटलिपुत्र का पुराना नाम क्या था? कुसुमपुर था। क्या था? कुसुमपुर था। कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी थी? कौटिल्य या चाणक्य जो लिखे थे, उसका प्रसिद्ध पुस्तक कौन था? अर्थशास्त्र। कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र का संबंध राजनीतिक से किसे है? राजनीतिक से। और अर्थशास्त्र से मौर्य प्रशासन के विषय में भी जानकारी मिलती है। कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली की रचना द प्रिंस से की गई है। किससे की गई है? मैकियावेली की रचना द प्रिंस से। मैकियावेली की रचना द प्रिंस से की गई है। किसकी पुस्तक की रचना की गई है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र। कौटिल्य की अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली की रचना प्रिंस से की गई है। किससे की गई है? मैकियावेली की रचना प्रिंस से। हाँ, द प्रिंस से की गई है। चलिए, तब इतना ही तक रखिए। ठीक है, तो हम लोग का यहीं पे आज का सेशन समाप्त होता है। और अगले सेशन में हम लोग ब्राह्मण साम्राज्य यानी कि सातवाहन ये सब के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद।